हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद नागर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी फॉर एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन एंड प्रीलिम्स ऑल्सो। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइंस एंड टेक पेपर 3 मेंस यूनिट 3। और कितने मार्क्स हैं उसके? 30 मार्क्स। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और हम यहाँ ये भी देखेंगे कि ये जो यूनिट है और इस यूनिट का जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर हमारे सिलेबस के अन्य किस किस पार्ट से रिलेटेड है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं और इसे हमें कितना डेप्थ तक पढ़ना है और कहाँ तक इसके अंदर हमें जाना है। तो देखिए, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक हमें दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं इसका हिंदी पूरा आपको बताते हुए चलूंगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहें तो इसको मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो टॉपिक है रिलेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड है। साथ में इसके साथ दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको जो भी विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि वायरस, जीवाणु, कवक, इन सभी के बारे में पर्टिकुलर यहाँ पर देखना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर वायरस के बारे में, फंजाई कवक के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में आप पर्टिकुलर पहले देखेंगे और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करते हैं, हम वो भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। और थोड़ा सा हम इसको और लेवल बढ़ाकर पढ़ेंगे कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करंट से किसी तरीके से रिलेटेड है, करंट रिलेटेड अप्रोच, क्योंकि ये टॉपिक हमारा ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक कि कहीं ना कहीं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को जो भी टॉपिक करंट से जुड़ता है उसमें करंट की अप्रोच से रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का थोड़ा सा हम करंट के साथ रिलेटेड कर भी पढ़ेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ इस टॉपिक में नहीं जाना है। जनरली आपको जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पहले उनके बारे में स्टडी करना है, उनके डेफिनेशंस देखनी है, उनके एग्जांपल्स देखने हैं और इस अर्थ पर जो भी सारी चीजें होती हैं उसमें उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है और उसके साथ हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग देखना है। इसके बाद आपको टॉपिक दिख रहा होगा सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें दो टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक आपको दिया सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका, उसकी संरचना और उसके कार्य, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी इस अर्थ पर जंतु और पादप हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, किस प्रकार उनको क्लासिफाइड किया गया, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इन टॉपिक्स में हमें कितना डेप्थ जाना, जनरली हमें सेल में सेल के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है और जो भी सेल के पार्ट्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, जितनी भी सारी की सारी जो चीजें हैं सेल में, हमें वो देखना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में हमें मेनली वर्गीकरण देखना है कि उनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। कैरोलस लिनियस ने कैसा वर्गीकरण किया है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। बट बहुत ज्यादा डेप्थ आपको नहीं जाना है चूंकि ये जनरल साइंस का पार्ट है और पीएससी में बहुत ज्यादा डेप्थ अभी तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी नहीं गए हैं। जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा आने वाले जो हमारी स्लाइड है उसमें, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। थर्ड टॉपिक आपको दिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन, इसका हिंदी होता है पोषण। प्लांट्स में पोषण कैसे होता है, एनिमल्स जंतुओं में पोषण कैसे होता है। उसके बाद आपको दिया ह्यूमन बींग्स और साथ में मनुष्य जो है उनमें पोषण कैसे होता है, आपको ये भी यहाँ पर देखना है। इसके अंतर्गत जनरली आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको देखना है कि प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनमें पोषण किस तरीके से होगा, पाचन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, सारी की सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको देखनी होती है। बैलेंस डाइट, अब आप देखिए जो बैलेंस डाइट वाला पोर्शन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो दिया है, ठीक है, मतलब कि जो मानव में पोषण दिया है वो, और जो बैलेंस डाइट है जिसे हम बोलते हैं संतुलित आहार, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको आपके सिलेबस के अन्य टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका सोशियोलॉजी का पोर्शन है, जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में जो आप सोशियोलॉजी का पोर्शन देखेंगे पेपर सेकंड में, उसमें जो सोशियोलॉजी के पोर्शन में जो हेल्थ वाला पोर्शन स्पेशली उसने देकर रखा है, वहां उसने पोषण भी दिया है कि ह्यूमन बींग्स में पोषण कैसे होता है, साथ में बैलेंस डाइट के बारे में भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिट है आपको अदर यूनिट में भी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब भी आप कोई यूनिट पढ़े, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये देख ले कि वो यूनिट आपको कहां कहां अदर जगहों पर हेल्प करने वाली है, ताकि आपको यह आसानी रहे कि एक यूनिट के साथ अन्य हमारी यूनिट्स के सिलेबस भी धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसी अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा सारा का सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप सिलेबस को देखें, आप उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर लें और उसमें कितना डेप्थ पढ़ना है, कितना
अंदर तक जाना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सिलेबस की अप्रोच अच्छे से नहीं बनेगी आप बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझें कि एक्चुअली में सिलेबस क्या कहना चाह रहा है और सिलेबस कहां कहां रिलेटेड है। इसका इन्होंने दिया है विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन मतलब विटामिन सी है हमारा, डिफिशियंसी डिसीज मतलब विटामिन और जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी हमें देखना है। और इसके बाद इसने दिया है हॉर्मोन्स। ठीक, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर जो है फिजियोलॉजी का सिस्टम दिया हुआ उन्होंने, और जो एनिमल फिजियोलॉजी है विशेष तौर पर, जो मानव कार्य की है विशेष तौर पर, उसके बारे में आपको यहां पर ज्यादा पढ़ना है। तो ध्यान रहे ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये टॉपिक आपका सोशियोलॉजी वाले पोर्शन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की यूनिट 4 और यूनिट 5, उन दोनों में भी इससे रिलेटेड टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप देखिए बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको ह्यूमन बींग्स के बॉडी ऑर्गन्स पढ़ने हैं, मतलब कि बॉडी के जो भाग हैं वो आपको देखना है ह्यूमन बींग्स के। इसका दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। जो भी आप बॉडी के भाग पढ़ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, मतलब वो किस तरीके की संरचना रखते हैं और किस तरीके से वो कार्य करते हैं, उसको भी आपको यहां पर देखना है। इसका यहां पर दिया है रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों में श्वसन किस तरीके से होता है वो भी आपको यहां पर देखना है। जीवधारियों में श्वसन से मतलब पौधों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, उन दोनों में यहां पर आपको चीजें पढ़नी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करना है वो आपको मानव में श्वसन पर फोकस करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक यहां पर स्पेसिफिक है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। तो मानव में जो श्वसन होता है इसको आपको मेनली फोकस करना है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी आपके जंतु हैं और जो प्लांट्स हैं, मतलब कि जो पौधे हैं, उनमें किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि परिवहन किस तरीके से होता है, उन्हें भोज्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, उनके अंदर जल एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है, ये सब चीजें भी यहां पर आपको देखनी है। ठीक, उसका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहां पर आपको प्रजनन भी देखना है कि जंतुओं में और पादपों में प्रजनन कैसे होता है, किस तरीके से उनमें जो स्पीसीज हैं वो आगे बढ़ती हैं, किस तरीके से उनमें जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं, ये सब चीजें भी यहां पर आपको देखनी है। लास्ट टॉपिक आपको दिख रहा है हेल्थ, हाइजीन एंड डिसीज। यहां पर आपको स्वास्थ्य भी देखना है और स्वास्थ्य के साथ जो रोग हैं वो भी देखना है। ये फिर से आपको सोशियोलॉजी वाले टॉपिक में हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ ये आपको जो हमारा पेपर 3 है, इसी पेपर 3 की जो यूनिट 6 है, जिसमें संक्रामक असंक्रामक रोग दिए हैं और रोग की रोकथाम वगैरह के लिए जो चीजें दी हैं, वहां पर भी ये आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब आप ये सोचकर चलिए कि सिर्फ आपको 30 मार्क्स के लिए इस पूरी यूनिट को नहीं पढ़ना है, इस पूरी यूनिट को आपको जो अदर टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं उनके हिसाब से भी इसको आपको पढ़ना है, ताकि आपको माइंड में क्लियरिटी रहे कि कहां कहां कितने कितने टॉपिक्स हमें किस हिसाब से क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली सिलेबस समझ में आया होगा। अब आप देखिए यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक, ये पूरा का पूरा सिलेबस मेंस का है, लेकिन ये सिलेबस किस तरीके से हमारे प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देता हूं जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में जब आप यूनिट 7 देखेंगे, प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 7, ठीक, तो यूनिट 7 में प्रीलिम्स में साइंस दिया हुआ है। उस साइंस में उन्होंने विशेष फोकस किया है बायोलॉजी वाले पार्ट पर। ठीक है, अब वो सिलेबस आप देखिएगा, बाकी मैं मेन चीज यहां पर बता दे रहा हूं कि जो मेंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर 3 का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, वो आपको प्रीलिम्स की यूनिट 7 में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि साइंस में उन्होंने मेन फोकस यहां पर बायोलॉजी पर किया है। जिस तरीके से उन्होंने पीटी के सिलेबस में, मतलब प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको दे के रखा है कि पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, ठीक है, विटामिन क्या है, हार्मोन्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स यूनिट 7 के अंतर्गत भी पढ़नी है। डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें यहां आपको देखनी है। तो कहीं ना कहीं अब जो मेंस की पेपर 3 की जो यूनिट 3 के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो यूनिट 3 आपको यूनिट 7 में भी हेल्प कर रही है पीटी के, और जो अदर मेंस का सिलेबस है वहां पर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। इज दैट क्लियर? तो जब भी आप ये यूनिट पढ़ें, माइंड में आप बिल्कुल ये क्लियरिटी रखें कि हमें ये चीजें कहां कहां हेल्प करने वाली हैं। ठीक, साथ में आपको कंटेंट में इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको मेंस की अप्रोच भी साथ में बनती जाएगी और प्रीलिम्स की अप्रोच भी आपको साथ में बनती जाएगी। ध्यान रहे कि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है।
इसी के साथ जो हम एक और चीज़ देखना चाहेंगे वो मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस तो देख लिया है, ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, और कई लोग तो शायद क्वेश्चंस को देखते भी नहीं हैं। ठीक, एग्जामिनेशन की, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी का जो सबसे अच्छा और शानदार तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप उस यूनिट का पूरा सिलेबस देखें, ठीक है, उस सिलेबस की पूरी अप्रोच बनाएं कि कहां तक उस सिलेबस के अंदर आपको डेप्थ जाना है। दूसरी बात, उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में किस तरीके के आए हैं, पिछले 4 और 5 सालों में किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, आप वो देख लें तो डेफिनेटली आपको क्लियर रहेगा कि हमें कितना डेप्थ तक अंदर इस यूनिट के अंदर जाना है। ठीक, इसीलिए इस पूरी यूनिट में सबसे पहले मैं 2014 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में इस बायोलॉजी के पार्ट से, हम पहले वो देखेंगे। हालांकि हमें पता है कि अब यहां से 30 मार्क्स में ही आने वाला है, ठीक है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 11 नंबर का, ठीक है। तो कहेंगे 30 मार्क्स का इस तरीके से आने वाला है। लेकिन कितनी अप्रोच होगी, कैसा पेपर आ सकता है, उसके लिए हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाने के लिए जरूरी है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की थोड़ी जानकारी हो। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में आने वाले हैं। लेकिन जो पहले क्वेश्चन आते थे वो 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर में आते थे। तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो क्वेश्चन 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के हिसाब से रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए, इसी में हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में लगभग आ गया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। अब आप देखिए, अगली स्लाइड में सबसे पहले आपको दिख रहा है 2014 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस, ठीक है, 14 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के पोर्शन से आए हैं वो यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक, क्लियर है? अब आप देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है जीनोम। मैं यहां पर क्वेश्चन अभी आंसर राइटिंग नहीं कराने वाला हूं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा जब यूनिट फिनिश होगी, ठीक है। जब आपका थोड़ा कंटेंट अवेलेबल होगा तो आप ढंग से आंसर राइटिंग कर पाएंगे कि हमें कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराने वाला हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि कैसे कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले आप ये देखिए कि 14 से 2019 तक 3 मार्कर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको जीनोम दिख रहा है, उसके बाद पूछा है लाइकेन, उसके बाद पूछा है क्लोन, ठीक है। जीनोम को हिंदी में भी जीनोम बोलते हैं, लाइकेन को हिंदी में भी लाइकेन बोलते हैं, क्लोन को हिंदी में भी क्लोन ही बोला जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पादपों में प्रजनन, ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, पादपों में प्रजनन। इसके बाद हेरिडेटरी डिसीज इन मेन, मनुष्य में आनुवांशिक रोग पूछा है, ठीक है, मनुष्य में कौन सा रोग पूछा है, आनुवांशिक रोग, 3 नंबर में। उसका दूसरा पूछा पार्थिनोजेनेसिस, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन हिंदी में। उसका दूसरा पूछा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखिए, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, ये भी आपसे पूछा है 3 नंबर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आपका पहला टॉपिक है, आप सिलेबस में देखेंगे आपका पहला टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्या दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। तो यहां पर आपको जैविक कृषि से 3 नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जब क्वेश्चन ही आपके पास रहेंगे और जब आप चीजें पढ़ेंगे, तो जब पढ़ते पढ़ते चीजें, अब आपको एक डाउट यहां पर लग रहा होगा कि पहले ही आप क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जब ये क्वेश्चन आप पहले से देखे हुए रहेंगे तो पढ़ते समय जब ये टॉपिक्स आएंगे तो आपको एकदम अचानक ध्यान में आएगा कि अरे हाँ, जीनोम से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप जीनोम पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा कि जीनोम से 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। जब आप प्रजनन पढ़ेंगे तो आपको सडनली ध्यान आएगा कि प्रजनन से 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि 3 नंबर में ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीजें पहले ही बता दे रहा हूं। इसके बाद पूछा सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का स्रोत क्या है, डिसीज कॉज्ड ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी, इसी कमी से जो रोग होता है वो रोग लिखिए, ये आपसे पूछा है एग्जाम में। राइट द साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, राइट द साइंटिफिक नेम पूछा है आपसे ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड वेक्टर ऑफ प्लेग, जो प्लेग है उस प्लेग में साइंटिफिक नेम पूछा है जिस
एजेंट की वजह से वो होता है, जो उसका रोग कारक है उसका उन्होंने साइंटिफिक नेम यहां पर पूछ लिया है। इसके बाद साथियों आपको अगली चीज दिख रही होगी, राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी 2 बायोपेस्टिसाइड्स। जो बायोपेस्टिसाइड्स है कहीं ना कहीं वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही रिलेटेड होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप बायोपेस्टिसाइड्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी 2 बायोपेस्टिसाइड्स जो आपको दिया ये भी 3 नंबर में आया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे 3 मार्कर्स के सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, स्लाइड आपके सामने है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन, उसके बाद एक और उसके बाद एक और, मतलब 15 क्वेश्चन आपको 3 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे 2014 से लेकर 2019 तक। ठीक, 2020 में अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आते हैं। लेकिन डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग एंड योर एग्जाम प्रिपरेशन। डेफिनेटली ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करने वाले हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसने 3 नंबर में पूछा है, बायो रेमिडिएशन उन्होंने 3 नंबर में पूछा है, उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव आवर्धन, ये भी उन्होंने 3 नंबर में पूछा है। तो आप देख रहे होंगे 15 क्वेश्चन पिछले 2014 से लेकर 19 तक 3 मार्कर्स में आए हैं। लेकिन अब पैटर्न फिक्स है, चूंकि कि इस यूनिट से या किसी भी यूनिट से यहां पर क्वेश्चन कैसा आना है, 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर 9 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स 10 मार्क्स, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा 11 तो ये 11, ऐसे करके होता है 30 मार्क्स। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प भी करेंगे, क्योंकि जब तक आपको पुराने क्वेश्चंस नहीं पता होंगे आप अप्रोच नहीं समझ पाएंगे कि किस लेवल की अप्रोच से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अब आप देखिए 6 मार्कर्स के क्वेश्चन देखिए, हालांकि मैं जानता हूं कि अब कितने नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्कर्स में, ठीक है, लेकिन पहले 6 मार्कर्स में क्वेश्चन आए हैं तो हम देखते हैं कि 6 मार्कर्स में क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्योंकि पहले 6 मार्कर्स मतलब 100 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखने के लिए आते थे, अब 52-60 वर्ड्स में लिखने के लिए क्वेश्चन आएंगे 5 मार्कर्स में। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, हालांकि ये बायोटेक का पार्ट है। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन मैं आपको यहां पर भी बायोलॉजी के अंदर ही बायोटेक का कुछ पार्ट पढ़ा दूंगा। उसके बाद राइट ब्रीफली अबाउट एनिमल एंड प्लांट सेल स्ट्रक्चर। प्लांट एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर मतलब जंतु और पादप कोशिका की संरचना से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। एक्सप्लेन इन ब्रीफली अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन है वहां से भी क्वेश्चन 6 नंबर में आया हुआ है। इसे बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, इसे बोलते हैं अनऑक्सीश्वसन। तो आपको लग रहा होगा कि जो सिलेबस आपके सामने था उस सिलेबस से काफी सारे क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लगेगा पर्टिकुलर कि हाँ एमपीपीएससी कितना डेप्थ तक जा सकता है और वो कहां से किस तरीके के क्वेश्चन कर सकता है। राइट एंड ब्रीफली अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, प्राथमिक द्वितीयक लैंगिक लक्षण और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हैं उन दोनों के बारे में आपसे यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया है। उसका राइट ब्रीफली अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को अंतःस्रावी सिस्टम या जो व्यवस्था होती है वो कहा जाता है। डिफरेंशिएट डायबिटीज, ठीक है, मेलिटस फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्वेश्चन बड़ा टफ क्वेश्चन था, जिस बार पूछा गया था। डेफिनेटली जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर पूछा है। उम्मीद नहीं थी किसी को ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है। तो कभी कभी वो अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से पूछेगा, तो हम उस लेवल को भी कवर करेंगे कि वो किस लेवल तक एग्जामिनेशन में जा सकता है। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट डायबिटीज मेलिटस फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब डायबिटीज मेलिटस को डायबिटीज इंसिपिडस से अलग करके आपको बताना, दोनों में अंतर बताना है। और डिस्क्राइब दियर सिम्टम्स एंड कंसर्न्स हॉर्मोन्स। और आपसे एक और चीज पूछिए कि उससे रिलेटेड जो लक्षण होते हैं वो लक्षण लिख लिए, और उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से ये चीजें होती हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। उसका उन्होंने दिया है राइट अ नोट ऑन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का रोग होता है, इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी पूछी है 6 नंबर में। इसका ब्रीफली डिस्क्राइब डार्विनिज्म, उन्होंने डार्विनवाद के बारे में भी 6 नंबर में पूछा है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप नेक्स्ट स्लाइड की पर्टिकुलर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, 10वां क्वेश्चन जो आपको दिया, राइट ए नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2019 में ही पूछा गया है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पर 6 नंबर में टिप्पणी उन्होंने पूछ ली है, ठीक। अब 15 मार्कर्स पे आते हैं, हालांकि अब 11 मार्क्स में आएंगे। पहले 15 मार्क्स में आते थे, 300 वर्ड्स आपको लिखने होते थे, बट अब 11 मार्क्स में आएगा तो आपको लिखना है 200 वर्ड्स। मतलब डेफिनेटली हम पर बोझ जो है वो कम हुआ है, और अब हम ज्यादा अच्छे तरीके से कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। डिस्क्राइब इन ब्रीफली मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने आपसे 15 नंबर में क्या पूछा है कि मेंडल के जो नियम हैं
मतलब जो उसके प्रयोग हैं, मेंडल के प्रयोगों को आप शॉर्ट में समझाइए, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको नहीं समझाना है, संक्षेप में समझाना। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में समझाइए। उसका दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको और बेहतर तरीके से बताना है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर, उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को सीधे पूछा है कि सेल स्ट्रक्चर को समझाइए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, सुटेबल डायग्राम की हेल्प से समझाइए इन फंक्शंस ऑफ द सेल, ठीक है। और कोशिका जो है उसके कार्यों को भी लिखना है। ये भी 15 मार्कर्स में क्वेश्चन आया। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये लग रही होगी कि इतने सारे क्वेश्चनों को जब हमने देखा तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमें डायग्राम के थ्रू मिला है, बाकी क्वेश्चंस में उन्होंने बहुत ज्यादा डायग्राम आपसे नहीं पूछे हैं, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन क्वेश्चनों के साथ बह जाते हैं और जो चीज नहीं पूछी है वो भी लिख देते हैं। लेकिन ये कोई स्पेशल साइंस नहीं है, पर्टिकुलर ये क्या है, सिविल सर्विसेज के हिसाब से जनरल साइंस की बातें यहां पर होंगी, तो आपको इसमें उतना ही डेप्थ जाना है जितना आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा डेप्थ इसमें आपको नहीं जाना है, जो पूछा है उसी तरीके से हमें एग्जामिनेशन को आंसर, मतलब एग्जामिनेशन में आंसर लिखना है। उसके बाद पूछा व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसने एक बार पूछा है 6 मार्कर्स में और यहां उसने पूछा 15 मार्कर्स में, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब पहले किसी और वर्ष में आया था, बाद में किसी और वर्ष में क्वेश्चन पूछ लिया है। दैट मीन्स क्वेश्चन थोड़े बहुत कभी कभार एमपीपीएससी रिपीट भी कर देता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान है, क्योंकि आदत है एमपीपीएससी की, आपने देखा होगा पीटी में भी वो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कई बार, और मेंस में भी कुछ क्वेश्चन कई बार रिपीट कर देते हैं। इसलिए पुराने क्वेश्चंस की कितनी वैल्यू है ये आपको बिल्कुल समझनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में रहे कि मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, ये इस टॉपिक का सिलेबस है और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। देन उसके बाद जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको फटाफट ध्यान में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहां से आया था, अच्छा ये क्वेश्चन यहां से आया था, तो आपको अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसमें डिस्क्राइब इन ब्रीफली द फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स, उन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूछा है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां पूछा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स के उन्होंने क्या पूछे हैं, फंक्शंस पूछे हैं, कार्य पूछे हैं, बट ब्रीफली संक्षेप में पूछे हैं, ठीक। तो अब मैंने आपके सामने पूरा सिलेबस रखा है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस बताए हैं कि पेपर में पहले कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। प्रीलिम्स के क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मैं उस टॉपिक के साथ आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा कि प्रीलिम्स में भी यहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो ये कंप्लीट हमारे सिलेबस की अप्रोच हुई है। आपको कितना कितना इस सिलेबस के अंदर देखना है, सिलेबस कहां कहां किस किस पार्ट से रिलेटेड है, सिलेबस के अंदर लगभग लगभग कितना डेप्थ जाना है, और उस सिलेबस से मेंस के एग्जामिनेशन में 14 से 19 तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे पूरा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कितना डेप्थ जाकर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ सकते हैं, और पुराना क्वेश्चन ऐसा आया है तो उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या सब करना है, वो भी हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं।